हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, आज हम देखेंगे गोंड जनजाति के बारे में। अब मध्य प्रदेश की जनजाति विशेष श्रृंखला चल रही है जिसमें हम मध्य प्रदेश की प्रत्येक जनजाति यानी कि एक एक जनजातियों के बारे में हम देखते चलेंगे। यहाँ से परीक्षा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे और गोंड जनजाति से संबंधित हमें क्या जानकारी होना चाहिए एक सामान्य तौर पर, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज हम देखेंगे गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में निवास करती है, गोंड जनजाति में ऐसी कौन सी विशेषता, गोंड जनजाति कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जहां से अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए जैसे कि एमपीपीएससी, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई यानी कि मध्य प्रदेश में जितनी भी व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप दिल थाम के आराम से देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि इसमें हम क्या विशेष दे रहे हैं आपको और क्या विशेष नहीं दे रहे हैं। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपन गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति। गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, पहले तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं कि क्या अर्थ होता है। गोंड शब्द तेलुगु शब्द यानी कि गोंड जनजाति, गोंड शब्द तेलुगु शब्द कौन से बना है, किससे बना है कि गोंड शब्द तेलुगु शब्द कौन से बना है जिसका अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पर्वत। पर्वत मतलब कि ऐसी जनजाति जो पर्वतों पर निवास करे, पहाड़ों पर निवास करे, ये इसका सामान्य अर्थ। तथा दूसरी चीज होती है ये गोंड, जिसका अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत जिसमें निवास करती हो। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यानी पहली कौन सी? मध्य प्रदेश की प्रथम जनजाति यानी कि पहली सबसे बड़ी जनजाति भील है। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई सी जनजाति देखेंगे तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति होगी गोंड। दूसरा, गोंड शब्द का यानी गोंड शब्द की उत्पत्ति कोयतूर से हुई है। किससे हुई? कोयतूर, जिसका भी एक सामान्य अर्थ पर्वत या पठार से लिया जाता है। गोंड शब्द का अर्थ तेलुगु शब्द होता है। तेलुगु में इसको अगर इसका अर्थ निकाले तो पहाड़ होता है, जो कि पहाड़ों पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। इसका जो कि अब हम देखेंगे इसका विस्तार मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में होता है या मध्य प्रदेश में कहां पर पाई जाती है ये जनजाति। साथियों, सर्वाधिक मात्रा में अगर ये गोंड जनजाति पाई जाती है तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लेकिन आपको पता है 2000 से पहले मध्य प्रदेश का एक हिस्सा यानी कि पूर्वी हिस्सा कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य था। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया, तो वह जो निवास करने वाली जनजाति थी वो जनजाति यानी कि गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में चली गई। अब ऐसे ही कुछ जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती, लेकिन ये जनजाति मध्य प्रदेश में तो पाई जाती है, तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती? तो यहां पर अपन इस नक्शे से देखने का प्रयास करेंगे। नक्शे से इसलिए देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि नक्शे में जो चीजें हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। मान ली जाए उदाहरण के लिए कैसे याद रखेंगे कि आपको इमेजिन करना है, अपने माइंड में क्या होना चाहिए? इमेजिन करने का पावर होना चाहिए। कैसे कि मान ली जाए हमने आंख बंद की और हमने याद किया मम्मी, तो हमें अपनी मम्मी की तस्वीर दिखना चाहिए। हमने याद किया पापा, तो पापा की तस्वीर दिखना चाहिए। ये होता इमेजिनेशन पावर। अगर आपके पास इमेजिनेशन पावर अच्छा है, नक्शा देखने की अगर क्षमता है आपके अंदर, तो आप बहुत सारी चीजों को आसानी से याद कर पाओगे। जैसे कि हमने भील जनजाति के बारे में बताया, तो हमने यहाँ पर कुछ लोकेशन लोकेट की थी कि यहाँ इस क्षेत्र में अधिकतर मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती? भील जनजाति। तो अब ये कौन से क्षेत्र में निवास करती? तो अपन किस दिशा निकालेंगे? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, यानी कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है। ऐसे फिर दिशा निकालेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यानी कि दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी एरिया है, विंध्य तथा सतपुड़ा क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश का विंध्य और सतपुड़ा यानी कि नर्मदा घाटी, यहां से नर्मदा नदी बहती है। आपको पता है अनूपपुर जिले से होते हुए नर्मदा नदी ऐसे बहते हुए इधर चली जाती गुजरात साइड। तो इस क्षेत्र के दोनों तरफ, एक तरफ विंध्य और एक तरफ सतपुड़ा, इन दोनों के किनारों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इन दोनों को किनारों पर गोंड जनजाति निवास करती है। दूसरी चीज, अब गोंड जनजाति द्रविड़ परिवार का हिस्सा मानी जाती है, यानी कि ये अपने आप को कौन से परिवार का हिस्सा माना जाता है? द्रविड़, यानी कि कद काठी के अनुसार, इनके रंग के अनुसार, जैसे कि इनकी कद काठी कैसी होती है,
ये इनकी हाइट कम होती है, यानी कि अपने जैसे छोटी हाइट की होती है। दूसरी चीज ये होती है इनका गठीला शरीर होता है, इनके होठ बड़े होते हैं, इनके दाढ़ी मूंछों पर बाल थोड़े कम होते हैं, इनके बाल थोड़े घुंघरेलू टाइप होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि हष्ट पुष्ट होते हैं, ये हाइट तो इनकी छोटी होती है लेकिन ये हष्ट पुष्ट होते हैं। इनमें एक सामाजिक प्रथा यानी कि ये पितृ सत्तात्मक समाज को फॉलो करते हैं, यानी कि ये इसकी समाज में माता की जगह पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है इन लोगों में। दूसरी चीज हो गई। अब गौड़ जनजाति के बारे में क्या आते हैं, हर जनजाति की एक उपजाति होती है जो विशेष जनजाति विशेष उपजाति होती है, जहां से कहीं ना कहीं परीक्षा क्या बनती है, प्रश्न बना लेती है निम्न में से कौन सी गौड़ जनजाति की उपजाति है, गौड़ जाति की उपजाति है। इसमें ऐसे अपन इसको याद करेंगे, देखिएगा। पहली होती है राजगोंड। राजगोंड कौन होते हैं, राजगोंडों में जैसे कि भूस्वामी होते हैं। भूस्वामी में कैसे मानेंगे, राजगोंड का अर्थ ऐसे लगाया जा सकता है कि जो जैसे कि आपने नाम सुना होगा गढ़मंडला के शासक संग्राम शाह, मडावी, रानी दुर्गावती, ये कौन से शासक थे, रानी कमलापति भोपाल की रानी, जगदीशपुर रियासत की रानी। तो ये सभी कौन थे, ये राजगोंड थे। राजगोंड मतलब अपनी खुद की मतलब भूस्वामी, यानी कि अपनी खुद की खेती होती है और वो किसी और की खेती में काम नहीं करते, अपनी खेती को करते हैं तथा अपनी खेती का विस्तार अधिक होता है। ये राज्य परिवार के लोग होते हैं, यानी कि अगर गोंड जनजाति में कोई राजा हुआ, जैसे संग्राम शाह मंडावी हुआ, जिसके बाद में रानी दुर्गावती हुई, रानी कमलापति हुई, इस तरीके के जो भी राज परिवार थे, राज परिवार के लोग थे, उन लोगों को अगर किसी श्रेणी में रखते हैं तो अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे, राजगोंड। यानी कि इन लोगों में राजा भी हुए हैं तो ये कौन से कहलाते हैं, राजगोंड कहलाते हैं। दूसरा होता है धुरगोंड, इनको मुड़िया और मुड़िया कहा जाता है। ये साधारण गोंड होते हैं, मतलब साधारण कि ये दूसरे की खेती में काम कर सकते हैं। इस तरह से अपन मान सकते हैं कि ये राजगोंड से थोड़ी सामाजिक दृष्टि से तो नहीं मान सकते, लेकिन आर्थिक दृष्टि से थोड़े कमजोर वर्ग में आते हैं। दूसरा होता है साधारण गोंड, ये अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ इन लोगों के यहाँ पर कार्य करने का काम करते हैं या सेवा देने का काम करते हैं, इस प्रकार अपन इसको समझ सकते हैं। दूसरा होता है अगरिया। अगरिया एक इनकी उपजाति अगरिया, पहली हो गई राजगोंड, फिर दूसरा धुरगोंड, फिर तीसरा साधारण गोंड, फिर तीसरी हो गई अगरिया। अगरिया में क्या होता है कि ये लोग अगरिया यानी कि लोहे का काम करते हैं। अपन इस जनजाति के बारे में और अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी डिटेल कर देता हूँ। अगरिया ऐसी जनजाति होती है, राजगोंड का मतलब गोंड जनजाति की एक ऐसी उपजाति होती है जो क्या होता है कि अगरिया यानी कि ये लोहा का काम करते हैं। लोहा का काम कैसे करते हैं, पहले राजा महाराजा होते थे, अब उनको युद्ध करने की आवश्यकता लगी रहती तो युद्ध करते थे तो उनको क्या हथियार बनवाना पड़ता था, कृषि करने के लिए उनको कृषि के यंत्र बनवाना पड़ते थे। तो इस प्रकार ये लोहे को गर्म करते, तपाते, टोक खींच के क्या बनाते, कुल्हाड़ी बना देते, हथौड़े बना देते, दताला बना देते, इस प्रकार की कुछ चीजें बनाते हैं। तो ये लोहे का काम करते थे। तो इसमें एक परीक्षा में कई बार प्रश्न बना भी है, पूछा भी गया, अगरिया यानी कि लोहासुर की पूजा करने वाले कौन से लोग होते हैं। एक देवता रहता है लोहासुर, यानी कि अगर ये लोहा का काम करेंगे तो उन्हीं के नाम के आधार पर इनके देवता का नाम रखा गया है लोहासुर। तो लोहासुर की अगर कोई पूजा करता है तो ये कौन से करते हैं, अगरिया। अब भैया लोहासुर है, और लोहासुर तो कोई देवता है, देवता ठीक है, देवता को अपन कोई ना कोई प्रसाद चढ़ावा नहीं। अब कोई मंदिर में जाओ, जैसे खजुराना गणेश मंदिर में गया तो अपन उनके लिए मोदक यानी कि लड्डू, भगवान गणेश जी को लड्डू पसंद है। ऐसे अनेक देवताओं को अनेक चीजें पसंद है। इसी तरह इनके जो देवता है लोहासुर, कौन सा देवता है, लोहासुर। तो ये देवता बड़ा खतरनाक देवता है, बड़ा खतरनाक और उत्पाती देवता है। तो इन देवता के ऊपर ये क्या करते हैं, उनको शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी का मांस चढ़ाते हैं। कौन सी मुर्गी का मांस चढ़ाते हैं, काली मुर्गी। हो सकता है उस टाइम पे जो कड़कनाथ मुर्गा चलता होगा वही मुर्गी का मांस ये चढ़ाते होंगे, क्योंकि कड़कनाथ भी काला ही होता है। तो ये लोहासुर जो देवता रहता है, इनको काली मुर्गी का ये मांस चढ़ाते हैं कौन, गोंड लोग। दूसरे हो गए प्रधान। प्रधान या प्रधान, प्रधान किसको बोलते हैं अपन, साधारण तौर पर प्रधान बोला जाता है सरपंच को, यानी कि गांव का प्रधान। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा काम है। उल्टा काम कैसा है कि यहाँ पर प्रधान बोला जाता है पुजारी को, पंडित जी को, जो पूजा पाठ का काम करता है, जो पंडिताई का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रधान। क्या बोला जाता,
प्रधान या प्रधान कि आइए प्रधान जी हमारे यहाँ पूजा पाठ कीजिए, हमारी पुत्र पुत्री का विवाह संपन्न कीजिए, हमारे घर का उद्घाटन कीजिए। कौन कीजिए? तो प्रधान कीजिए। प्रधान कीजिए तो गौड़ जनजाति के लोग पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को प्रधान कहते हैं। यह बात हो गई। दूसरा होती है ओझा। ओझा एक सरनेम बहुत अच्छे से चल रहा है अभी तो। एक सर भी प्रसिद्ध है, यानी कि एक टीचर है जो हिस्ट्री के विशेषज्ञ है और अपने भी कहीं ना कहीं गुरु। ओझा, ओझा ये गौड़ जनजाति यानी कि ये जनजातीय लोग होते हैं। और ओझा का काम क्या होता है? इसमें ओझा शब्द आया है तो ओझा तंत्र मंत्र यानी कि जो जादू टोना का कार्य करता है। ये जो जो जैसे कि अतरंगी क्रिया करने का काम करते हैं। जो अतरंगी मान ली जाए किसी को कोई भूत मूत लग गया है और भूत मूत लग गया है तो उसको क्या करना होगा? उसको मंत्र तंत्र या पूजा पाठ यानी कि अलग तरीके की क्रिया होती है जिसको हम हमारी भाषा में अतरंगी क्रिया बोलते हैं। वो अतरंगी काम करते हैं, तंत्र मंत्र साधना का काम करने वाले अगर कोई लोग होते हैं गौड़ जनजाति में तो उनको ओझा कहा जाता है। क्या कहा जाता? ओझा कहा जाता है। यानी कि जो तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं वो जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति में उनको ओझा कहा जाता है। ये पॉइंट याद हो जाता है और ये हमें को याद भी रखना ही रखना है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। दूसरा होता है सोलहास। सोलहास का अर्थ ऐसे लगाया जाता है बड़ाईगिरी। बड़ाईगिरी क्या होती है? बड़ाईगिरी ऐसे समझ सकते हैं कि सर जो लकड़ी का काम करें। लकड़ी का काम कैसे? मान ले जाए आपको टेबल कुर्सी बनवानी हो, किसकी बनवानी हो? लकड़ी की बनवानी। मान ले जाए किसी बहन का विवाह हो रहा है तो उसको तोरण बनवाना है तो तोरण बना दिया। किसी को खाट बनवानी है तो खाट बना दिया। किसी को कृषि यंत्र बनवाना है, लकड़ी का बनवाना है तो कौन बनाएगा? ये बनाएगा सोलहास भैया बनाएगा। यानी कि इनकी भी एक शाखा है, सोलहास बोला जाता है, जो क्या होते हैं कि लकड़ी का काम करते हैं। बड़ाई गिर अपन को बड़ाई बोलते हैं अपनी भाषा में और हमारी भाषा में हमारे क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उनको खाती बोला जाता है, जो लकड़ी के काम करते हैं। खाती सबसे ज्यादा मात्रा में राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं और खातियों की एक सबसे अच्छी और एक विशेष विशेषता होती है, ये बाबा रामदेव रामसा पीर को सबसे ज्यादा मानते हैं तथा सबसे ज्यादा पूजा पाठ अगर ये करते हैं तो बाबा रामदेव जी की करते हैं, ना कि योग गुरु रामदेव वो रूणीजा खंबा घड़ी वाले रामदेव बाबा की पूजा ये करते हैं और इनसे ही सबसे ज्यादा प्रसन्न है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति आता है बक्सा खाती, जिसने बाबा रामदेव का सबसे ज्यादा प्रिय भक्त रहा था। कौन? बक्सा खाती। बक्सा खाती के ऊपर एक अच्छा सा गाना भजन भी है। दूसरा है एक और इनकी शाखा आती है कोयला भूतिस। यानी कोयला भूतिस क्या होते हैं? ये गांव गांव पर जाते हैं। देखो अब में इसका भी एक विशेष है कि ये गांव गांव में जाते हैं, नित्य गान करते हैं तथा किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं। वहां से क्या लेते हैं? आर्थिक तौर पर पूजा यानी कि गेहूं लेते हैं, पैसे लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जो जीवन नित्य गायन करके अपना जीवन यापन करते हैं, ये कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति की एक शाखा है, उसको बोला जाता है कोयला भूतिश। यानी कि ये भूत की तरह डांस नहीं करते हैं, ऐसा समझ मत लेना। ये सिर्फ नित्य गायन करके किसी देव अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं नित्य गायन के माध्यम से तथा गांव वालों को एकत्रित करते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार उनको गेहूं, कुछ पैसे, कुछ खाने पीने की चीजें ऐसे देते हैं तथा ये अपना जीवन यापन करने का कार्य करते हैं। ये हो गई कौन? गौड़ जनजाति की उपजातियां, जहां से परीक्षाएं कई बार प्रश्न बना लेती। दूसरा है इनके कुछ देवता होते हैं। एक देवता तो अपन ने अगर ये जनजाति में देख लिया, कौन सा देवता देखा? चलो आप बताओ कौन सा देवता देखा? तो हमने देखा लोवासुर, जिस पर काली मुर्गी का ये मांस चढ़ाते हैं। आगे बात समझ, वो लोहे का काम करते हैं। दूसरा है देव। पहला देव होता है इनका दूल्हा देव। सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े देवता होते हैं इनके दूल्हा देव। दूल्हा देव को माना जाता है और कौन से गौड़ जनजाति के प्रधान देवता, जो सबसे प्रमुख देवता माना जाता है, दूल्हा देव। दूसरा नरसिंह, नारसिंह। नारसेन का मतलब नरसिंह भी बोला जाता है, नारसेन भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें ऐसा होता है कि ये देवता जो नारसेन देवता होता है, नारसेन का मतलब होता है बाघ। आपने जंगल का कोई जंगल में देखा होगा बाघ यानी टाइगर, तो टाइगर को जैसे कि बाघ सिंह, बाघ देव, इनकी ये पूजा करते हैं, बाघ की पूजा करते हैं। इनको बोला जाता है नारसेन या नारसिंह देव। ये हमारे गांव में भी ऐसी मान्यता है कि हमारे गांव में भी नारसेन की पूजा करी जाती है तथा गांव के रक्षक देवता माना जाती है। ये क्या करते हैं? गांव की सीमा की रक्षा करता है ये देवता, यानी कि पूरे गांव को घेर के रखता है और गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई उत्पाती हरकतें ना हो, जैसे कोई सा रोग फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है, तो वो उस सीमा को पार नहीं कर सके। इसलिए गांव की रक्षा करने के लिए ये नारसेन देवता की पूजा करते हैं तथा नारसेन को बलि भी देते हैं। यहाँ पर नारसेन देवता को बलि दी जाती है, जैसे कि
बकरे की बलि हो गई, ऐसी बहुत सारी बलियां प्रचलित है। अधिकतर बकरे की बलि दी जाती है इन देवता को। तो ये नारद हैं जो कि कहाँ के रक्षक है, गांव की सीमा के रक्षक देवता माने जाते हैं। एक होता है इनका बूढ़ा देव या बड़ा देव। एक कौन सा देवता होता है, बूढ़ा देव और बड़ा देव। ये आदरणीय विशेष देवता होते हैं जो गांव का सृजन करता देवता होता है, यानी कि गांव में जो प्रसन्नता, खुशहाली, खेती बाड़ी में उन्नति, ये सभी चीजें अगर कोई से देवता के ऊपर छोड़ी जाती है तो ये कौन सा बूढ़ा देव और बड़ा देव इनका काम करते हैं, यानी कि गांव को सृजन करने का काम करते हैं, यानी कि गांव का उत्थान करने का काम करते हैं। दूसरा होता है नागदेव। नागदेव को नारायण देव भी कहा जाता है। दूसरा नारायण देव एक देव, उनका इसी देवता को सूर्य देव, यानी कि सिंपल भाषा में अपन क्या कह सकते हैं कि ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। लेकिन गौड़ जनजाति में सूर्य देवता को नागदेव की उपाधि दी गई है। कौन से कि ये नागदेव है, ऐसे ही प्रणाम करते हैं सूर्य भगवान की तरफ। और वैसे भी अपन अगर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो अपना हाथ ऐसा फन जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है, ये नाग का फन जैसा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन से देवता, सूर्य देव को मानते हैं, जो इनने एक नाम दिया है नागदेव या नारायण देव। नारायण देव वैसे भगवान विष्णु को माना जाता है। दूसरा होता है ठाकुर देव। कौन सा, ठाकुर देव, ये भूमि के देवता होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कैसे कि अपन गए खेत में, सबसे पहले अगर बीज बोने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, वहां पर कोई देवता रहता है, उसके वहां बीज चढ़ाते हैं। बीज चढ़ाने के बाद बुआई करते हैं। तो इन्हीं का भी एक देवता है। सबसे पहले अगर ये खेती बाड़ी का काम करेंगे या खेती बाड़ी में कुछ फसल बोएंगे तो ये सबसे पहले उस जो बीज बोएंगे उसका कुछ हिस्सा कहां पर अपने ठाकुर देव के पास अर्पित करेंगे कि हे प्रभु, हमारी खेती अच्छी हो, हमारी फसल अच्छी हो, जिससे हमारे जीवन यापन अच्छा चले, और हमें ऐसा आशीष दीजिए कि हमारे फसल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, प्राकृतिक आपदाओं से बची रहे। इस प्रकार की ये आराधना करते हैं, अपने ठाकुर देव को प्रसन्न करते हैं। ये देवता शाकाहारी देवता होते हैं। मूल रूप से ये किसी चीज की बलि नहीं देते हैं तथा गांव की रक्षा करने का काम करते हैं। आगे बात, और एक होती है इनकी कुल देवी खेरमाई। जैसे कि इन खेरमाई एक देवी होती है जो ग्राम की प्रधान माता होती है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में भी हम बता देते हैं, हमारे वहां पर लालबाई माता और आसमानी माता, दो प्रकार की माताएं होती है। हर जगह अपनी अपनी कोई माता एक का नाम लेती है, लेकिन सबसे प्रचलित दो देवियां होती है, एक तो लालबाई माता, एक आसमानी माता। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सर्वप्रथम उसी माता का ध्यान किया जाता है तथा उसी माता की पूजा की जाती है, और उनके यहाँ पर भी बलि दी जाती है। यहाँ पर भी बकरा बकरी की बलि चढ़ती है लालबाई माता और आसमानी माता के यहाँ। और ये खेरमाई होती है, गांव की प्रधान माता होती है, जो गांव के सभी बच्चों, यानी कि गांव में रहने वाले सभी व्यक्तियों की क्या करती है, रक्षा करती है। हर प्रकार के दुख कष्टों को ये हरने का काम करती है। इसीलिए गौड़ जनजाति के सबसे प्रमुख देवी देवता होते तथा इनको सबसे ज्यादा मानते भी ये लोग हैं। इनकी पूजा पाठ भी विधि विधान से करते हैं तथा सबसे ज्यादा देवी देवताओं को मानने का कार्य कौन करते हैं, गौड़ लोग करते हैं, और इन सभी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। ये अपना पूरा कंप्लीट हो। एक होता है इनका भोजन के, जैसे कि अपन ने देखा था भील जनजाति में पेय पदार्थ है, उनका पेय पदार्थ था ताड़ी। क्या होता, ताड़ी। लेकिन इनका पेय पदार्थ होता पेज। पेज क्या होता है, पेज ऐसा पदार्थ माना जाता है कि आज कैसे बनाया जाता है। पेज बनाने की एक सिंपल विधि है जितना मैं जानता हूँ। ये क्या करते हैं, थोड़े से मक्का ले ली, थोड़े से चावल ले ली, थोड़े से कोदू कुटकी ले ली, मोटा थोड़ा सा मूंग ले लिया, थोड़ा सा यानी कि मोटे अनाज कुछ ले लिया, उनको गला लिया, और गलाकर उनको एक भगोनी में उबालने रख दिया। उबलता रहा उबलता रहा उबलता रहा। उबलने के बाद में जो इसका मांड बचता है, मांड यानी कि पानी बचता है, वो मांड रहता है इनके लिए, शरीर के लिए ताकतवर। क्या रहता है, ये शरीर में ताकत देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए ये उस पेज को ये पीते हैं, पेज को पीते हैं, और वो बाकी का उबला हुआ वो अनाज भी वो खाते हैं नमक डाल के। ऐसा काम है इनका, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, पेज बोला जाता है। ये अपना होगा। दूसरा, ये जब खुशी का माहौल रहता है, मृत्यु का माहौल रहता है, तो ये क्या करते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, यानी कि नाचने का कार्य भी ये करते हैं। तो कौन सा, पहला होता है इनका कर्मा नृत्य, जिन्हें जो वर्ल्ड बुक में इसको शामिल किया गया है। दूसरा है विरहा नृत्य, तीसरा एबलतोई नृत्य, सेला नृत्य, पढ़ोनी नृत्य, दीवारी नृत्य, सजनी नृत्य, स्वान नृत्य। कौन कौन से नृत्य है, गौड़ जनजाति का पहला तो देखो कर्मा नृत्य, इसको भूलना ही नहीं है, ये परीक्षा में हर बार, अनेक बार, बार बार और लगातार पूछा जाएगा। दूसरा है ब्रहा नृत्य, तीसरा है एबलतोई नृत्य, चौथा है सेला नृत्य। ये कौन सी जनजाति, मतलब ये जनजाति सेला नृत्य करती है, भड़ोली नृत्य करती है, दीवारी नृत्य करती है, सजनी नृत्य करती है, सुहा नृत्य करती है। इस प्रकार के ये जनजाति नृत्य करते हैं। दूसरा है एक इनमें होता है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा ये क्या होता है, एक गान होता है। गान क्या होता है,
जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो इनमें एक गीत गाया जाता है, और गीत गाया जाता है तो उसको एक राउल पाटा या घुटुल पाटा दो नामों से जाना जाता है। तो अपन यहाँ पर क्या है, तो मृत्यु गीत होता है, इसको क्या बोला जाता है, घोटुल पाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घोटुल पाटा। जो मृत्यु के समय गीत गाया जाता है, गीत ऐसा होता है कि क्या लेके आया रे बंदा, के क्या लेके जाएगा, जो भी करना है इसी जन्म में कर जा, ऐसा कुछ गीत होता होगा। तो ये गीत होता है, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि एक बार आपने सुना भी होगा कि व्यक्ति के अच्छे कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं, ना कि उसकी बुराइयां। कि एक बार होता यह है कि मैं थोड़ा सा सुना देता हूं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। आक्रमण से पहले क्या होता है, उनको जब सिकंदर किसी रास्ते से गुजरते हुए जा रहा था, तो सिकंदर को देखकर भारत के कुछ ऋषि मुनि उसको देखकर नाचने लगे। क्या करने, डांस करने लगे। उनको देखकर उसके तरफ डांस करने लगा, तो सिकंदर को बड़ा बुरा लगा कि यार मैं दिग्विजय विश्व विजयी योद्धा आदमी, ये मेरे को देखकर नाच रहे हैं। तो सिकंदर ने पूछा कि क्यों महाराज, मेरे से कोई गलती हो गई या कुछ मैं अजूबा टाइप का लग रहा हूँ क्या, तो आप मेरे को देखकर नाचने लगे। तो उनने बोला कि सिकंदर, तेरा नाम तो बड़ा सुना है और तू बड़ा विश्व विजय का लक्ष्य लेकर आया और तू भारत में आया है। कि हाँ महाराज, और तू क्या करना चाहता है, मैं पूरे भारत को जीतना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। तो सिकंदर से बोले कि अच्छा सिकंदर ये बता, मैं तुझे एक सिक्का देता हूँ। एक उन्होंने सोने का सिक्का दिया और बोला कि तू ऐसी करना, जब तू आए ये सिक्का मेरे को वापस लौटा देना। और ये सिक्का मुझे कहाँ लौटाना, जब मैं भगवान के माउंट पर तुझे से मिलूंगा तो ये सिक्का मुझे वहां पर लेकर आ जाना। तो इसने बोला यार कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि यार वहां कौन लौटाएगा, बस तो ये सिक्का मुझे वहां पर लौटा देना, क्योंकि मैं भी तुझे वहीं मिलूंगा और तू भी मुझसे वहीं मिलेगा। बस ये सिक्का मुझे वहां दे देना, तब जाके मैं तुझे मानूंगा कि तू सिकंदर है, वरना तू कोई सिकंदर नहीं है। तो अब सिकंदर सोच में पड़ गया। सिक्का लिया उन गुरुजियों से, उन मुनियों से, ऋषियों से, और सिकंदर ने अपनी जेब में रख लिया और चल दिया भारत विजय की ओर। भारत में युद्ध हुआ, लेकिन कुछ ही कारणवश भारत को नहीं जीत पाया और सिकंदर वापस लौटा, और सिकंदर का बीच रास्ते में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं हुई उससे पहले उनके सेनापति से वो बोल देता है कि जब मेरी मृत्यु हो या मेरे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए, तो क्या करना है कि पूरे रास्ते में सोना बिछा देना। क्या बिछा देना, सोने के सिक्का बिछा देना, और मेरी जो चिता सजाओ आप, तो चिता सजाना तो मेरे हाथ ऐसे खुले छोड़ देना, और खुले छोड़ देना तो ऐसे लटका देना यूं, यानी कि खाली हाथ छोड़ देना और मेरे को ऐसे ले जाना, और लोगों को ऐसा दिखाना कि यही था वो विश्व विजय करने वाला सिकंदर, जिसने पूरे संपूर्ण विश्व को जीता। लेकिन जब वो मरा और अंतिम समय में जा रहा, तो जैसे खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाएगा, ऐसे ये दिखाना, जिससे लोग बाग ये सीख लेंगे कि कोई भी हमें बुरे कर्म नहीं करना है, हमें अच्छे कर्म करना, क्योंकि ये कर्म ही हमें वहां पर हमारा साथ देते हैं, ना कि हमारी ये बुराइयां। और जो हम हाय माया के पीछे दौड़ते हैं, ये चीज क्या होती है कि इनमें भी ये चीज होती है कि मृत्यु गान इसलिए गाया जाता है, क्योंकि अपनी बात उधर चली गई थी, अब यहीं वापस आते हैं। तो घोटुल पाटा एक मृत्यु गान होता है, जो मृत्यु के समय गाया जाते हैं। जैसे कि अपने वहां पर क्या करते हैं, हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ये क्या बोलते हैं, घोटुल पाटा कोई गीत गाते हैं। दूसरी चीज हो गई, एक चीज हमारे सर हमें बचपन में पढ़ाते थे, तो ये सब बोल देते हैं कि ऐसा भी बोलना चाहिए कि राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। ये हमारे गुजराती सर हमसे बोलते थे, ऐसा बोलते थे। तो ठीक है, ये बात हो गई। अब इनके कुछ मेले होते हैं कि ये जनजाति में कौन से विशेष मेले होते हैं, और इन मेलों का महत्व क्या है, और ये कहां पर आयोजित होते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति कुछ मेलों का आयोजन करती है, तो कहां पर करती है। एक मेला लगता है मड़ाई मेला। मड़ाई मेला कहां पर लगता है, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में लगने वाला एक मेला रहता है, जिसको बोलते हैं मड़ाई मेला। मड़ाई मेला विशेष एक मेला होता है, जो इस जनजाति के लिए विशेष मनाया जाता है, तथा ये मेला लंबे समय तक चलने वाला मेला। दूसरी है मेघनाथ मेला। ये छिंदवाड़ा जिले के लोग आज भी मेघनाथ की पूजा करते हैं। कहाँ पूजा करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि मंदोदरी मंदसौर जिले से संबंधित रहती है। कि मंदोदरी यानी कि रावण का ससुराल कौन सा था, मंदसौर जिला था, मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, तो वहां पर क्या है, रावण के ससुराल है। तो ये क्या लगता है, एक तरीके से बहाने जी लगता है इन लोगों का। तो ये क्या करते हैं, गोंड जनजाति मेघनाथ की पूजा करते हैं, मतलब कि अपने इष्ट देवता या अपने पूर्वज को मानते हैं, रावण के परिवार को मानते हैं, तो मेघनाथ की पूजा करते हैं। एक मेला लगता है स्वाहा मेला। दूसरा होती है, ये कुछ कृषि करते हैं। कृषि कैसी करती है, ये एक ऐसी कृषि करते हैं कि ये एक वन क्षेत्र में जाते हैं, वन की कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद में उसमें आग लगा देते हैं, सफाई करते हैं, फिर कुछ
बीज बो देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वन की कटाई करते हैं। इस प्रकार की ये क्या करते हैं, खेती करते हैं, कृषि करते हैं। तो उसको बोलता है छाटिया या बेवार कृषि। कौन सी कृषि, और जिसको एक तरीके से एक नाम और दिया जाता है झूम खेती। एक बार ऐसा क्या हुआ, किसी स्टूडेंट से किसी सर ने पूछा कि सर झूम खेती क्या होती है तो उसने उस स्टूडेंट का बहुत अच्छा उत्तर था, मैं आपको सुना देता हूँ। सर ने पूछा कि भैया बताओ झूम खेती किसे कहते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया कि सर जब लोग झूम झूम कर कोई सी खेती करते हो तो उसको कौन सी खेती कहते हैं, उसको झूम खेती कहते हैं। बहुत अद्भुत जवाब दिया था, उसको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। लेकिन भाई अगर सुन रहा हो तो मेरी बात सुनो, झूम खेती इसे नहीं कहते, झूम खेती इससे कहते हैं जब एक विशेष जंगली क्षेत्र में जाते हैं, एक पठारी क्षेत्र देखते हैं, वहां के पेड़ पौधों को वो काट देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद में वो बन जाता है एक मैदान, खेती के लिए मैदान बन जाता, और उस मैदान में ही कुछ बीज बो देते हैं, और बीज बोने के बाद में वो खेती करते हैं। उसी खेती को क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। ना कि झूम झूम कर की जाने वाली खेती, ना कि झूम झूम कर पर की जाने वाली खेती। आगे बात समझ, ये आपको समझ आ गया। ये जनजाति की एक और विशेषता बता देता हूँ, ये अत्यधिक गुदना प्रिय और आभूषण प्रिय जनजाति होती है। आगे बात समझ में कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा गुदना प्रिय और आभूषण प्रिय जनजाति जैसे कि भील जनजाति थी, इसी प्रकार ये जनजाति भी गुदना प्रिय तथा आभूषण प्रिय जनजाति मानी जाती। कौन सी जनजाति मानी जाती, गोंड जनजाति मानी जाती। लेकिन सर्वाधिक रूप से आभूषण प्रिय अगर जनजाति है तो वो भील जनजाति है, भूलिएगा नहीं। आगे बात समझ। दूसरा ये मेला अपन ने कवर कर लिया। तीसरा है विवाह, इनमें कुछ विवाह होता है। पहला विवाह होता है दूध लोटावा विवाह। अब ये दूध लोटावा विवाह क्या होता है, तो साथ ही सिंपल शब्दों में अपन दूध लोटावा विवाह को ऐसे देखते हैं कि इसमें ऐसा होता है मामा बुआ के लड़के लड़कियों का संबंध होता है। वैसे रिश्ते में ये भाई बहन लगते हैं, लेकिन 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 इस जनजाति में ऐसा सबसे अच्छा विवाह क्या माना जाता है, मामा का लड़का हो या बुआ की लड़की हो, बुआ का लड़का हो या मामा की लड़की हो। मामा बुआ के लड़का लड़कियों में अगर संबंध होते हैं, विवाह होता है, तो उनको दूध लोटावा विवाह कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपनी देखी परखी लड़की या अपने खानदान की लड़की को अगर अपने घर में लाएंगे तो हो सकता है वो अच्छे से रखे, अच्छे से रहे और उनकी सेवा अच्छी करे। इसलिए ये क्या करते हैं, अपने ही परिवार में ये विवाह कर लेते हैं, यानी कि मामा बुआ के लड़के लड़कियों में संबंध हो जाते हैं। तो भाई साहब ये बड़ी अच्छी बात मान सकते हो उनके हिसाब से, लेकिन अपने हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई बहन माने जाते हैं, ऐसा उल्टा सीधा काम कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर होता है तो इसको एक विवाह का नाम दिया जाता है दूध लोटावा विवाह। क्या नाम दिया जाता है, दूध लोटावा विवाह। एक विवाह होता है इनका अपहरण विवाह, जिसको हमने भील जनजाति में अच्छे से चर्चा की है, किडनैपिंग विवाह भी बोल सकते हैं, यानी कि अपहरण करके विवाह कर दिया गया, उसको अपहरण विवाह। एक होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है कि कोई लड़का जाता है, पिता के वहां सेवा करता है, वो प्रसन्न हो जाता है, उसकी पुत्री का हाथ इस बच्चे के हाथ में दे देता है और वहां पर ये विवाह संपन्न हो जाता है। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हुई। इस प्रकार के जहां विवाह संपन्न हो जाता है, इसको बोला जाता है सेवा विवाह। जो व्यक्ति सेवा देता है उसको बोला जाता है लामनाय या लम सेना विवाह भी बोला जाता है। इस प्रकार अब इसमें दो प्रकार के विवाह और भी है जो विशेष विवाह होते हैं। कौन कौन से, एक होता है चर विवाह। चर विवाह क्या होता है भाई साहब, चर विवाह ऐसा विवाह होता है जब लड़का किसी लड़की के घर बारात लेकर जाता है, यानी हाथी पे चढ़कर या घोड़े पे चढ़कर वो विवाह कहां पर जाता है, विवाह करने कहां जाता है, लड़की के घर पर जाता है, उसको बोला जाता है चर विवाह। लेकिन 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 एक इसमें बहुत अच्छा और अद्भुत सा विवाह होता है पिटोनी विवाह। पिटोनी विवाह क्या होता है, इसमें दोस्तों लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। क्या, लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है तो उसको बोला जाता है पिटोनी विवाह। क्या बोला जाता है, पिटोनी विवाह। इस प्रकार से ये विवाह। और एक और थोड़ा सा और समझिए, घोटुल प्रथा। ये घोटुल प्रथा क्या होती, घोटुल प्रथा के बारे में समझिएगा। घोटुल प्रथा ऐसी होती है कि जब किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लड़के को कोई लड़की पसंद, लड़का लड़की, ऐसा होता है। इन दोनों को एक बंद कमरे में रखा जाता है, दोनों को कुछ समय के लिए। ये दोनों इसमें ऐसा भी बताया जाता है कि इनके शारीरिक संबंध भी बनते हैं तथा एक दूसरे को जानने का ये कोशिश भी करते हैं। घोटुल प्रथा में ये घोटुल पाटा बोला जाता है। इसको अपन युवा गृह, जहाँ पर युवा युवती लड़के लड़की रहते हैं, उनके साथ
संबंध भी बनते हैं तथा उनको प्रेम मोहब्बत जो भी जितने काम होने के सब हो जाते हैं, जिसके बाद में ये इनके घर परिवार की मर्जी से इनका विवाह संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आज हमारी परीक्षा की दृष्टि से विशेषकर गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश में जिसका योगदान है, मध्य प्रदेश में निवास करती है, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। मतलब यहाँ इसके अलावा आपको कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके कोई पॉइंट आपको छूट जाते हैं तो हम इसका वापस कवर कर लेंगे दूसरे अन्य लेक्चर में। इसी के साथ आज की ये कथा यही समाप्त होती है। इति श्री रेवा कंडे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।